हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीना, सोशलॉजी डिपार्टमेंट से। आज मैं आपको बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर का टॉपिक लिंग संबंधी असमानता, इनइक्वलिटी रिलेटेड टू जेंडर। इससे पहले मैंने आपको विषमता या असमानता का अवधारणा बताई थी, फिर जाति संबंधी असमानता बताई थी, और आज का जो वीडियो है वो लिंग संबंधी असमानता का है। विषमता का अर्थ आप जानते हो। लैंगिक जो विषमता है उसका जो अर्थ लगाते हैं समाजशास्त्र में, उसको हम इस तरह से उसका अर्थ लगा सकते हैं। लिंग के आधार पर महिलाओं पर किसी भी प्रकार का, महिलाओं से अगर किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है या बहिष्कार किया जाता है उनका, या बंधन लगाने से है। लिंग के आधार पर महिलाओं पर किसी प्रकार का भेदभाव, बहिष्कार या बंधन लगाने से जिसका प्रभाव या उद्देश्य चाहे उसका वैवाहिक स्तर जैसा भी हो, स्त्री पुरुष को समानता के आधार पर प्राप्त अधिकारों को कमज़ोर करना या निष्प्रभावी बनाना हो, और महिलाओं को उनके मानव अधिकारों और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक या किसी अन्य क्षेत्र में मौलिक स्वतंत्रताओं के उपभोग या इस्तेमाल से वंचित करना हो। विषमता का अर्थ आपको मैंने बता ही दिया था। लैंगिक आधार पर विषमता मतलब भेदभाव करना, जेंडर के आधार पर महिलाओं के अधिकारों का हनन करना, उनके अधिकारों में मानव अधिकार हो गए, सामाजिक हो गए, सांस्कृतिक हो गए, राजनीतिक हो गए, आर्थिक हो गए, है ना, नागरिक हो गए, और मौलिक उनकी स्वतंत्रताओं का हनन करके उनको वंचित करना, ये लैंगिक विषमता का अर्थ है। समाज में लैंगिक विषमता के दो आधार हैं। एक तो हम जैविक आधार पर लैंगिक विषमता को देखते हैं समाज में, एक सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी लैंगिक विषमता हमें देखने को मिलती है। जैविक जो जन्म के आधार पर, सामान्य भाषा में जैविक आधार जन्म के आधार पर है, स्त्री और पुरुषों को जन्म के आधार पर कुछ उनमें मूलभूत जो शारीरिक संरचना है उसमें अंतर किया जाता है। इस आधार पर स्त्री तथा पुरुषों के व्यवहार में भेद क्या लिंग का परिणाम है? जो समाजशास्त्री है, मानवशास्त्री है, वो ये ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि स्त्री और पुरुष के जो व्यवहार में जो अंतर आ रहा है वो क्या वो लिंग के कारण आ रहा है, क्या जेंडर के कारण आ रहा है क्या? इस विषय पर मत भिन्नता काफ़ी अलग अलग होती है। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि स्त्री तथा पुरुष के बीच पाए जाने वाले व्यवहार विभेद, जो कि किसी न किसी रूप में सभी संस्कृतियों में पाए जाते हैं, जीव विज्ञान के कारण मानते हैं। कि आपने देखा होगा कि आप किसी भी समाज में चल जाओ, चाहे पश्चिमी समाज हो चाहे अपना भारतीय समाज हो, स्त्री पुरुष के व्यवहार में आपको अंतर देखने को मिलेगा। अब इस अंतर का जो जीव विज्ञान वाले वो आधार किसको मानते हैं? लिंग को मानते हैं ना, जेंडर को मानते हैं। आप किसी भी संस्कृति में चल जाओ, वहाँ भी आपको स्त्री और पुरुष के व्यवहार में समानता नहीं मिलेगी, उनके कार्य क्षेत्र में उसमें भी समानता नहीं मिलेगी। अगर आप सांस्कृतिक दृष्टि से इसको अगर देखो तो श्रम विभाजन के आधार पर स्त्री पुरुष के में विषमता उत्पन्न की गई। जेंडर के आधार पर स्त्री को पारिवारिक घर के काम दिए गए या
घरेलू काम दिए गए, संतानों के लालन पालन से संबंधित, और पुरुष ने बाहर के काम लिए, आग खेत वगैरह जंगल से शिकार करना और उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, सुरक्षा करना। तो सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर भी समाज में विषमता उत्पन्न करी, जीव के आधार पर, लिंग के आधार पर, और सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर, श्रम विभाजन के आधार पर विषमता को उत्पन्न किया गया। साथ ही ये जो आधार है, इनके साथ साथ हम जैविक और सामाजिक सांस्कृतिक आधार के साथ साथ हम इसके दो सिद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों को स्पष्ट करेंगे। सैद्धांतिक जो परिप्रेक्ष्य है लैंगिक संबंधी असमानता को स्पष्ट करने से संबंधित, एक तो है प्राणी शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, एक मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। प्राणी शास्त्रीय जो परिप्रेक्ष्य है वो ये मानता है कि स्त्री के जो किए जाने वाले कार्य हैं वो कम गतिशील होते हैं तथा घर पर अधिक रहने के कारण ही उसे पुरुष से कम, उसे शारीरिक रूप से शक्तिशाली माना गया, और पुरुष को अधिक शक्तिशाली माना गया। इसलिए स्त्री को गृह के कार्य दिए गए घर के, और पुरुष को बाहर के कार्य जो शक्ति से संबंधित कार्य थे, शारीरिक रूप से अधिक शक्ति की जरूरत पड़ती है, वो उसको कार्य दिए गए। मुर्डॉक ने अपने अध्ययन में मतलब सभी समाजों में यौवन श्रम विभाजन पाया। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है मुर्डॉक ने, उन्होंने उद्विकास का सिद्धांत दिया था। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि सभी समाजों में लिंग के आधार पर, यौवन के आधार पर श्रम विभाजन पाया जाता है। ऐसा विश्व का कोई समाज नहीं मिलेगा आपको कि वहाँ यौवन के आधार पर श्रम विभाजन नहीं होता हो। पार्सन्स ने भी इस प्राणी शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के पक्ष में लिखा है कि परिवार में पिता की भूमिका को भावनात्मक नेतृत्व के रूप में चित्रित किया गया। पिता की जो भूमिका है उसको एक लीडर के रूप में प्रस्तुत किया गया कि परिवार में पिता ही मतलब सर्वशक्तिमान है और वो ही इसका मुखिया है। दूसरा जो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं प्राणी शास्त्रीय जो परिप्रेक्ष्य है उसमें शारीरिक बनावट के आधार पर, शारीरिक शक्ति के आधार पर लिंग कार्य का बंटवारा किया गया, लिंग के आधार पर, यौन भेद के आधार पर श्रम विभाजन किया गया, और पुरुष को ही अधिक मतलब सत्ता दी गई परिवार में, जिसे अपन फिर सत्तात्मक परिवार कहते हैं। जैसे आज भारतीय समाज में फिर सत्तात्मक पुरुष प्रधान समाज है। आज भारतीय समाज में स्त्री प्रधान कम है, पुरुष प्रधान ज़्यादा है। अगला परिप्रेक्ष्य आता है मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। मानव शास्त्रीय मुख्यतः जो विषमता है उसका जो आधार मानते हैं वो संस्कृति को मानते हैं कि संस्कृति निर्धारित और निर्देशित करती है, मतलब विषमता को या जो भी है विश्वास उसको। मानव व्यवहार संस्कृति द्वारा ही निर्धारित और निर्देशित होता है। संस्कृति में हम मानदंड, मूल्य एवं भूमिका संस्कृति द्वारा निर्धारित एवं समाज द्वारा संप्रेषित होती है ना। संस्कृति में क्या पाए जाते हैं? भूमिकाएं पाई जाती है, मूल्य पाए जाते हैं और मानदंड पाए जाते हैं, और ये मानव व्यवहार द्वारा ही निर्धारित होते हैं, संस्कृति द्वारा निर्धारित होते हैं। तो जिस समाज की जैसी संस्कृति होगी वैसे ही विषमता का स्थिति होगी और उसी आधार पर उनको समाज में विषमता उत्पन्न होगी। इन मानवशास्त्रियों ने अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न संस्कृति, उन्होंने अध्ययन करा आदिवासियों का। जैसे मार्गरेट मीड ने 3 भिन्न भिन्न प्रकार की जनजातियों जैसे अरापेश, मुंड, बुमेर, तैनामुली का अध्ययन किया। उसके अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि यौवन भेद के संदर्भ में जैविक तथ्यों के आधार पर स्त्री पुरुष की सामाजिक भिन्नता दर्शाना अनुपयुक्त है। यौवन भेद के संदर्भ में
जैविक तथ्यों के आधार पर स्त्री पुरुष की सामाजिक भिन्नता दर्शाना अनुपयुक्त है। उन्होंने इन जनजातियों में ये देखा कि यौन भेद के आधार पर वह कार्य बंटवारा नहीं था, मतलब जो काम पुरुष कर रहा था वो स्त्री भी कर रही थी। सर हेनरी मैन ने पुरुष की स्वाभाविक उच्चता एवं स्त्री के स्थान के बारे में अपना मत व्यक्त करा। इन्होंने कहा स्त्री है ना शुरू से जन्म से ही अपने आप को कमज़ोर महसूस मानती है और उसी के अनुसार वो अपने व्यवहार को चेंज करती है। आप ये कह सकते हो। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि जो मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है वह इस बात पर बल देता है कि किसी भी मानव समाज में स्त्री और पुरुष के मध्य भूमिकाओं के असमान वितरण के लिए संस्कृति ही मुख्य रूप से उत्तरदायी है। कुल मिला के मानव शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य संस्कृति को ही विषमता के लिए उत्तरदायी मानता है कि संस्कृति में ऐसे मानक, ऐसे मूल्य, ऐसे मानदंड हैं जिनको समाज स्वीकार करता है और लैंगिक विषमता को उत्पन्न करता है। सामाजिक क्षेत्र में आप विषमता देखो तो आपको परिवार के रूप में देखने को मिलेगी, शिक्षा के रूप में, और विवाह, जाति और प्रथा और नातेदारी के रूप में आपको लैंगिक संबंधी विषमता या असमानता देखने को मिलेगी। आपको परिवार में आपने देखा होगा सामान्यतः माता की परिस्थिति की तुलना में पिता की जो परिस्थिति है वो अधिक महत्वपूर्ण होती है। पुत्री की तुलना में पुत्र को और पत्नी की तुलना में पति को अधिक सम्मान व महत्व की दृष्टि से देखा जाता है। घर पर सभी महत्वपूर्ण निर्णय पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं परिवार में। तो यहाँ विषमता हमें देखने को मिलती है परिवार में। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखो तो भारत में आज भी पुरुष व महिलाओं के बीच विविधीकरण बढ़ता जाता है शिक्षा को लेकर, है ना। परिवार में पुत्र को उस शिक्षा देना या उसे अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उसी परिवार में अगर कोई पुत्री है तो इतना बल उस पर नहीं दिया जाता है कि ये भी एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करके नौकरी लगे। समय के अनुसार लोगों की सोच में, लोगों के व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन हुआ, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ शिक्षा का अभाव है वहाँ इस तरह के भेदभाव शिक्षा से संबंधित हमें देखने को मिलते हैं। विवाह की अगर हम बात करें तो विवाह के क्षेत्र में महिलाओं से अपने वर्ग के चुनाव के बारे में सलाह लेना या पूछना समाज में ज़्यादा उचित नहीं समझा जाता, लेकिन पुरुष से स्त्री के चुनाव के संबंध में या विवाह के संबंध में उनकी राय लेना ज़्यादा उचित समझा जाता है। तो इस प्रकार से विवाह के क्षेत्र में महिलाओं में पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त है, मतलब किसको, महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त है। तो विवाह से संबंधित भी सामाजिक विषमता देखने को समाज में मिलती है। ऐसे ही विवाह विच्छेद की अगर हम बात करें, विवाह विच्छेद में अधिकार महिलाओं की तुलना में पुरुष को अधिक है, मतलब पुरुष जब चाहे किसी स्त्री को छोड़ सकता है, लेकिन स्त्री इतनी आसानी से अपने पति को नहीं छोड़ती। ऐसी भारतीय संस्कृति में परंपरा है और ऐसे रीति रिवाज है जिनसे स्त्री आजीवन तक पुरुष के साथ बंधी रहती है। जाति प्रथा में यज्ञ, हवन, अनुष्ठान एवं जनेऊ धारण करने के अधिकार पुरुष को रहे हैं। आपने सामान्यतः देखा भारतीय समाज में यज्ञ हुआ, हवन, अनुष्ठान, जनेऊ धारण करे पुरुष को रहे हैं, स्त्रियों को नहीं। युद्ध में भाग लेने, देश एवं विदेश में व्यापार करने का अधिकार पुरुषों को ही था, आज भी है। मतलब इतना परिवर्तन नहीं हुआ कि स्त्री को आज आप व्यापार करने के लिए बाहर भेज दो, इतनी आसानी से परिवार स्वीकृति नहीं देता है। मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री का कार्य क्षेत्र तो सदैव घर में ही उसको रखने की कोशिश की जाती है कि इससे मतलब घर से बाहर ना जाए। नातेदारी के अगर आप क्षेत्र में देखो तो आपने देखा होगा नातेदारी के क्षेत्र में पुरुष के कार्य स्त्री की तुलना में अधिक पाए जाते हैं। अब इसको बारीक दृष्टि से देखो तो नातेदारी में आपने देखा होगा जो गोत्र का सिस्टम होता है भारतीय समाज में वो पुरुष से चलता है ना, स्त्री से नहीं। संपत्ति का हस्तांतरण भी
पुरुष के अनुसार ही चलता है पिता, लेकिन अब कानून चेंज हो गया 2001 के बाद, सबको समान अधिकार मिलते हैं। लेकिन अभी जनरल देखा जाए तो हमारी संस्कृति में आज भी नातेदारी में पुरुष को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, स्त्री को कम दिया जाता है। ये सामाजिक क्षेत्र में विषमता हमें परिवार के रूप में, शिक्षा के रूप में, विवाह, जाति व नातेदारी के रूप में देखने को मिलती है। लास्ट आता है आपका जो आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता का तात्पर्य यह है कि मतलब महिला की आर्थिक स्थिति को आजकल समाज की स्थिति के विकास के एक निर्धारक के रूप में स्वीकार किया जाता है आज के समय में, क्योंकि महिलाएं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी आर्थिक क्रियाओं करके पारिवारिक दायित्व का जो बोझ है उसे स्वयं उठाकर पुरुष को केवल आर्थिक क्रिया संपादित करने का पूरा समय व अवसर प्रदान करती है। साथ ही वो पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के साथ साथ पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आर्थिक क्रियाओं में संलग्न मिलती है ना। कहने का तात्पर्य है कि आज के समय में आर्थिक विषमता की हम बात करें तो आज भी स्त्रियां आर्थिक अर्जन भी करती है, परिवार के दायित्वों को उनको भी निर्वहन करती है और पुरुष के साथ आर्थिक रूप से कंधे से कंधा मिलाकर हर पारिवारिक व सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करती है। आज स्त्रियां कृषि के क्षेत्र में, पशु व्यवसाय, हैंडलूम आदि में काफ़ी अनुपात में स्त्रियों कार्य में आगे बढ़ी हैं और ये आर्थिक विषमता का जो अंतर था वो काफ़ी कम होने लगा है। संपत्ति के संबंध में आर्थिक विषमता, संपत्ति के अर्जन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया है ना। काफ़ी लंबे समय तक महिलाओं को संपत्ति का जो पिता से पुत्र की ओर हस्तांतरित होती थी पहले भारतीय समाज में, या जो पिता की संपत्ति है उस पर सिर्फ पुत्रों का अधिकार होता था, पुत्रियों का नहीं होता था। तो वो काफ़ी लंबे समय तक स्त्रियों को उससे वंचित रखा गया। लेकिन अब कानून बन चुका है और काफ़ी इसमें परिवर्तन आ चुका है और आज ये विषमता काफ़ी कम हो रही है। संपत्ति के अधिकार में विरासत से प्राप्त संपत्ति, वैवाहिक संपत्ति अथवा स्वयं अर्जित संपत्ति पर भी महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त है। आज भी आप देखो तो ये विषमता देखने को मिलती है। आधुनिक ही नहीं वरन आदिम समाजों में लैंगिक आधार पर विषमता पाई जाती है। मतलब आज अपन आधुनिक समाज की बात कर रहे हैं कि यहाँ स्त्री और पुरुष में लैंगिक असमानता पाई जाती है, लेकिन नई आदिम समाज में भी लिंगीय आधार पर विषमता या असमानता पाई जाती थी। वहाँ श्रम विभाजन के आधार पर विषमता, आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर और विशेषज्ञता के आधार पर, अगर किसी में विशेष योग्यता है तो उसके आधार पर विषमता देखने को मिलती है। पुरुष शिकार करने जंगल जाते थे तो स्त्रियां घर की देखभाल, बच्चों का लालन पालन, जंगलों में कंदमूल, फल फूल, साग पात आदि के संचय का कार्य स्त्री करती थी। तो आदिम समाज में भी जेंडर के आधार पर विषमता देखने को मिलती है। और पितृसत्तात्मक जो समाज है उनमें पिता से पुत्र को संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है आदिम समाज में, जबकि जो मातृसत्तात्मक समाज है उसमें मामा की संपत्ति का अधिकार भांजे को होता है। ऐसी विषमता हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से लिंगीय विषमता के आर्थिक स्वरूप में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष को अधिक महत्व एवं अधिकार दिए जाते हैं, ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ऐसे है राजनीतिक विषमता। राजनीतिक विषमता में भी आप देखोगे कि सत्ता के स्वरूप के निर्धारण में आज भी स्त्रियों को अपने लोकसभा, विधानसभा में उनकी जितना प्रतिशत उनका निर्वाचित पद होने चाहिए उतने पर रिजर्व नहीं है। आज भी लंबे समय से स्त्रियां अपने पदों की मांग कर रही है लोकसभा, विधानसभा में, है ना, राजनीतिक गलियारों में, लेकिन उनको नहीं मिल रहे हैं। तो राजनीतिक विषमता भी समाज में देखने को मिलती है। पुरुष को ही नेतृत्व की ज़्यादा शक्तियां प्राप्त है, स्त्रियों को इन क्षेत्रों में कम मौके दिए जाते हैं। धन्यवाद। ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है।
जातीय लैंगिक विषमता का। अगला अपना जो टॉपिक होगा वो धार्मिक, नरजातीय व क्षेत्रीय समस्याओं से संबंधित होगा। थैंक यू।